बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम बरपा है और ये तलातुम है तहरीक अदम एतमाद का। क्या अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। क्लेम बहुत कुछ किया जा रहा है कि हुकूमती बेंचेस से बहुत से लोग इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। आज के अगर अहम वाकयात का जिक्र किया जाए तो वो बहुत अहम है, जहां एक तरफ जनाब मोहसिन इलाही साहब का वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, वज़ीर आज़म उन्हें बुलाते हैं, गुफ्तगू होती है। उनके आते ही जब वो कमरे में दाखिल हुए और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात शुरू हुई तो वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, यानी चौधरी मोहसिन इलाही साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। जनाब असद उमर भी वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह गुफ्तगू, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू आगे चली और चौधरी मोहसिन इलाही साहब ने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है जी, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं और जो मामलात हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, सारी बात है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि असद उमर साहब को बतौर कोऑर्डिनेटर काम करेंगे, मामलात देख लेंगे, आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे और अगर आगे इकट्ठा चलने पर इत्तफाक हुआ। जबकि अपोजिशन ये कह रही है, जहां इस वक्त एज वी स्पीक जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब की यहाँ से कुछ मीटर फासले पर उनकी मुलाकात हो रही है और वो मुलाकात क्या रंग लाएगी, क्या फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एंड गेम हुकूमत का आ गया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की कि बहुत से सियासी शोबदाबाज ये समझते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, इन्हें मायूसी होगी। चौधरी साहिबान की तीसरी जनरेशन है जो कि सियासत के अंदर है और वो हुकूमत का साथ यानी देंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। लेकिन जहां इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, अपोजिशन कह रही है बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअली हो क्या रहा है? क्या वाकई इस्लामाबाद में हुक्मरान जो जमात है उसने फाइनली घबराना शुरू कर दिया है? क्या उनको है कि अब हम ऑफेंसिव पे नहीं बल्कि डिफेंसिव पर है? यही जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। आज हमारे साथ कैपिटल टॉक में मौजूद हैं जनाब रियाज फतेहाना साहब, MNA है, तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया फतेहाना साहब आपका। जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं JUI की नुमाइंदगी के लिए। अभी कुछ देर में हमें नासिर हुसैन शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे भावलपुर से। ज़ाहिर बात है क्योंकि इतनी डेवलपमेंट्स हो रही है तो इस डेवलपमेंट के अंदर हम चाहेंगे कि जो लेटेस्ट खबर है वो भी आप तक पहुंचे। रियाज फतेहाना साहब, आप माशाल्लाह बड़े जादीदा सियासतदान हैं, इलेक्टेड MNA है, पल्स पे आपका हाथ होता है, हल्के के अंदर बड़ा वक्त गुजारते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ की तैयारियां हैं। अभी हम चंद मीटर चंद गज के फासले पर मौलाना फजल रहमान साहब आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि सब अच्छा नहीं है इस्लामाबाद में। गुजारिश ये कि 2018 इलेक्शन होता है और वज़ीर आज़म का चुनाव होता है। फर्स्ट जब वज़ीर आज़म ने ओथ के बाद स्पीच करना चाहिए तो उनकी स्पीच को रोका गया गैर अखलाकी तौर से। तब से असम्बली के अंदर मुहाज़राई की कैफियत रही है। हुकूमत की हमेशा कोशिश रही है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले और मामलात को खुश उसलूबी से चलाए, कानून साजी में, बाकी चीज़ों में। लेकिन बदकिस्मती से कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलने से हिचकिचाहट का इजहार करती रही है और कोई मौका उन्होंने खाली नहीं जाने दिया जब उन्होंने हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, जमहूरी निज़ाम को डीरेल करने के लिए और यहाँ पे असम्बली के अंदर हंगामा आराई करने में एक कसर उठा रखी हो। मेरा ख्याल है कभी जो मामला हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि अदम इत्मीनाद के ज़रिए क्वेश्चन ये है कि 172 वोट अपोजिशन ने पूरे करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर मौजूदा तनासब असम्बली के अंदर देखें तो वोट पूरे अपोजिशन के नहीं हैं। अगर वो ये दावा करते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली तोड़ कर अपने साथ शामिल करेंगे तो फिर हमारे वोट पूरे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एक गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर असूली एक नई ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जिसको कम से कम पाकिस्तान के मज़हब और जो नौजवान नस्ल बाकी लोग इसको कबूल ज़हनी तौर पर कबूल नहीं रहता ना। वो तो उनका मकसद एक है, इमरान खान साहब को बहसीत वज़ीर आज़म उनकी हुक्मरानी ख़त्म करना, वो तो फिर करेंगे बाय हुक और बाय हुक। देखो उनको चाहिए कि असम्बली में आकर हमारा मुकाबला करें। नहीं तो वो असम्बली में ही कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और वो एक आइनी कानूनी तरीका है जिसके ज़रिए वो आपको हटाएंगे। देखें, वो बात आपकी दुरुस्त है। ये पहली बात है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही और हुकूमत की अपनी तादाद पूरी है। क्या आपको लगता है फतेहाना साहब, जिस तरह माशाल्लाह आप बड़े
सीनियर सियासतदान है कि जो हुकूमत में होता है एंड तक उसे यही लगता है कि हुकूमत नहीं जा रही, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसे वो शायद रियलाइज करने से या जानने से इनकार करता है, लेकिन उसको पता होता है कि नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर आप बड़े, आपकी इंग्रेस भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। देखें, ज़ाहिर है अपोजिशन कोई काम कर रही है तो मेरा ख्याल है इससे एक ना एक रॉन्ग मैसेज दुनिया में एक तो मैसेज ये जाएगा। कभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म रशिया का दौरा करके आए हैं और आते ही उनके खिलाफ कंपेन शुरू हो गई है। ये इस बिला वजह एक दूसरी सुपर ताकत को बदनाम किया जा रहा है कि शायद उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये एक मैसेज भी सही नहीं जा रहा कौम में और दुनिया में और अच्छा, पाकिस्तान ये के जो अंदर। बड़ा आप वो फैसलाबाद ग्रुप की बड़ी बात हो रही थी, खामखा वो आपका नाम भी आ गया, आपने प्रिविलेज मोशन भी जमा करा दी उसके खिलाफ, ये बुड़बुड़ है आपकी पार्टी के अंदर होती है ना? कई लोग राजी नहीं होते हैं, उनको मसाइल होते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं लड़ना अगली दफा इलेक्शन, ऐसा कुछ देखें, है? ये तो हर पार्टी में होता है, हर हुकूमत में होता है, हर घर में होता बट है। सर आपकी जमात में है सर इस वक्त? नहीं, छोटे मोटे लोग नाराज होते रहते हैं, मनाए जाते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। जब भी तो हमें कुछ शिकायत है मखलूत, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मखलूत हुकूमत जब भी कहीं होगी तो उसको अपने इत्तेहादियों पे, अपने अरकान असम्बली पर मामला देखने होते हैं, रखने होते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ना वाज़ेह अक्सरियत है। ठीक है। और हुकूमत ने अपनी तौर पर बड़ी कोशिश की है कि यहाँ आवाम के मसाइल हल करें, मीशत को ठीक करें, वेलफेयर का प्रोग्राम दें, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें, अच्छी रवायात कायम करें। लेकिन आपको लगता है सर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी? क्योंकि वो अब तो डेट फाइनलाइज हो रही है ना, किस दिन रिक्विजिशन करना है? देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि उनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तरीक़ा अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी और अपोजिशन अपने अरकान पूरे कर आपको पाएगी। लगता नहीं है? मियां जावेद लतीफ़ साहब, चौधरी साहब फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, और देखिए अभी मोहन सलाई साहब ने मिल लिया, सब अच्छा है की रिपोर्ट है। आप ये बता दें, अब तो आपकी तरफ देखा जा रहा है ना कि ये नंबर पूरे, ये चीजें बात की हैं, कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि हुकूमत बतदरीज ये कह रही है कि ये आपका ख्याली पुलाव है, एंड मौके पर आपके साथ हैंड हो जाएगा। देखें मनीफ फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपका, मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि काफ लीग के जो वोट हैं तो क्या उससे ही अदम एतमाद हो सकता है? पीटीआई के वोट भी वोट ही हैं, अगर उनको भी वोट ही समझा जाए तो अदम एतमाद तो उससे भी हो सकता है। तो बात सीधी सी है कि अगर हमारे पास नंबर पूरे ना हों, हमने अपना होमवर्क मुकम्मल ना किया होता, तो 4 सालों के बाद जो अदम एतमाद हम टेबल कर रहे हैं, और दूसरा आप ये बताएं कि अब ना तो महीनों की बात है, ना हफ्तों की बात है, ना दिनों की बात है, अब तो हम घंटों की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद भी घंटों पर अगर पहुंच गए मियां साहब, आप चंद घंटे? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि घंटों में आपको तहरीक अदम एतमाद टेबल होती नज़र आ जाएगी, और कामयाबी जहाँ तक तल्लक है उसका, तो मुनीब देखें, हम बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आइनी तरीका जो है उसको बंद कर दिया जाए, जो अभी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं रियाज फतेहाना साहब, इन्होंने फरमाया कि पीटीआई के लोग जो हैं अगर वो वोट करते हैं अदम एतमाद की कामयाबी के लिए तो ये गैर आईनी है या गैर अखलाकी है, या गैर अखलाकी है काम। तो फिर मुझे ये बताएं कि गैर आईनी हुकूमत को आईनी तरीके से जब हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं या हटाने के जदोजहद कर रहे हैं, तो फिर मुझे और कोई तरीका बता दें कि जो गैर अखलाकी ना हो, फिर मुझे और कोई तरीका बता दें जो आईनी हो। बात बताएं, वो तो नहीं कर रहे सर, बिल्कुल ठीक है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपकी जमात की तरफ से, एक तरफ आपकी जमात कहती है कि नहीं जी बिल्कुल जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब भी फरमा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आपकी जमात ने एक शख्सियत के बारे में बाकायदा तौर पर एक बयान दिया, को कोहेरेंस है आपकी जमात में? एक बंदा की कहता है, जमात की कहती है, सर मतलब आप फिर खामखा लोगों को ख़राब कर रहे हैं। नहीं मनीब, मेरा ख्याल ये भी मुनासिब नहीं है। आपकी राय जो है उसकी वजह यह है कि एक पार्टी तर्जमान ने स्टेटमेंट दी जी, और पार्टी तर्जमान की स्टेटमेंट यकीनन जमात की स्टेटमेंट है। अच्छा जी, और बगैर सबूत के वो स्टेटमेंट तो नहीं आ सकती। अब आ जाए दूसरी जानब,
कि हम जो नहीं बट सर वो तहरीक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मियां साहब मुझे एक सेकंड लीजिएगा सर। राना सनाउल्लाह साहब ने कल क्या फरमाया है फिर, जो आप कह रहे हैं आपको मेरी बात मुनासिब नहीं लग रही, आपका इस्तेकाक है कहना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपकी पार्टी चंद दिन पहले कह रही है उससे। राना साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने दुरुस्त कहा है कि अंपायर जो है वो अब न्यूट्रल है। जिन लोगों से इन दिनों में हमारा राब्ता हुआ है उनमें से तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि उनके साथ किसी का भी राब्ता हुआ है। इस वक्त तक मेरा एक मेंबर ने शिकायत नहीं किया जैसे माजी में किया जाता था कि उन पे कोई प्रेशर आया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कोई इदारा न्यूट्रल नहीं होता, इदारे हुकूमत के साथ होते हैं। ऑपोजिशन के बड़े लोग यानी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, ये कह रही थी न्यूट्रल है, कोई हमारे बंदों से रब्ता नहीं हुआ। चंद दिन पहले आपकी जमात का कोई और मौकफ होता है, मेरी बात नामुनासिब आपको जरूर लगेगी, लेकिन आपका रवैया भी नामुनासिब है जमात का। मनीफ फ़ारूक साहब, एक तो आपने जो जैकेट पहनी है जी बड़ा अच्छा कलर है, मेहरबानी, और कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मेहरबानी, आपका मूड भी अच्छा होना चाहिए। मेरा बड़ा अच्छा है, मैं तो मुस्कुरा के मैं किसी तौर पर आपसे नाराज भी नहीं हूँ, आपकी खिदमत में जो अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ वो सुन लें बस। जी वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट आया था वो पार्टी तर्जमान का था, बगैर सबूत के वो स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अब जो आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं ये उनकी अपनी राय या उनके मुशाहिदे में जो चीज़ है वो बता रहे हैं, मगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम जो यकीन से आए हैं अदम एतमाद की तरफ, उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक तो नवाज शरीफ किसी तौर पर अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे पिछले 4 सालों से। उसकी वजह यही थी कि हम समझते हैं 70 सालों में कि ताकतवर हलकों के बगैर अदम एतमाद की तहरीक लाई नहीं जा सकती, कामयाब हो नहीं सकती। मगर जो DGISPR का स्टेटमेंट था कि हम न्यूट्रल हैं या हम किसी तौर पर किसी डील का हिस्सा नहीं है, उस पर यकीन करते हुए गैर आईनी हुकूमत को आईनी तौर पर हटाने के लिए ये हम कदम उठा रहे हैं। खुदा करे ये आईनी रास्ता बंद ना किया जाए। अच्छा ना, बिल्कुल ठीक है। कामरान मुद्दत साहब, सर अभी जरदारी साहब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात चल रही है, अब क्या आज वाकई ये फैसला करके उठेंगे कि किस दिन टेबल होनी है? अभी मियां जावेद नसीब साहब कह रहे हैं घंटों की बात है, तो इज इट दैट सिंपल? और क्या 48 घंटे का जो मौलाना साहब ने फरमाया था वो ये हवाला था कि बस हम रिक्विजिशन करने लगे हैं, इजलास या टेबल करने लगे? डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है सारी कुछ, वो पार्टी हेड्स के पास है, उन्होंने देख ली होगी। और मेरा ख्याल है कल शायद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई, अभी जरदारी साहब की मुलाकात चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि कल का दिन शायद क्रूशल होगा। आज का भी हो सकता था, मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि होमवर्क सारा हो चुका है, तो कल का दिन हो सकता है क्रूशल हो। मौलाना साहब ने वैसे भी 48 आवर्स कहा था, तो उसमें से 24 आवर्स गुजर चुके हैं, ठीक है, तो कल का दिन क्रूशल हो सकता है। और इसके साथ साथ एक दो बातें और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पहले आ रही है या स्पीकर के खिलाफ? उसमें ऐसा था कि मेरा अपना ज़ाती व्यू ये था कि पहले स्पीकर को फारिग किया जाए, मगर मेरा ख्याल है जो मैं समझ पाया हूँ कि मेरे उस व्यू से एग्री नहीं किया गया। अब देखते हैं कि क़यादत जो कल की मुलाकात है शायद खाकान साहब की और मौलाना साहब की और आज जरदारी साहब की और मौलाना साहब की, उसके नतीजे में क्या तय पाया है, तो मगर मेरा ख्याल है कि अब शायद डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कामरान मुर्तज़ा साहब एक कानूनी, क्योंकि आप माशाल्लाह एक सीनियर कानूनदान भी है, ये भी रियाज फतियाना साहब भी कह रहे थे कि बड़ा गैर इखलाकी और गैर कानूनी, बड़ा इलीगल किस्म का काम होगा अगर तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़कर उनकी मदद से तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और कामयाब की जाए। गैर आईनी भी होगा, और वो कहते हैं गैर आईनी भी हो जाएगा ये, क्योंकि जाहिर बात है वो कहते हैं डिफेक्शन भी अट्रैक्ट कर जाएगी। तो इस पर रहनुमाई फरमाइए। गैर आईनी कैसे होगा? आर्टिकल 95 है ना जी, शायद मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 95 आर्टिकल 95 है। और अगर कोई फर्ज कर लीजिए कि किसी 95 और अगर किसी वक्त भी जो है ना वो मेजॉरिटी खो देते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मेजॉरिटी चूँकि खो चुके हैं, खुद रिज़ाइन कर जाना चाहिए था, मगर गैर आइनी तो नहीं होगा। 95 में लिखा हुआ है जिस वक्त भी मेजॉरिटी जो है ना उनके पास नहीं होगी, या दूसरी तरफ से लोग अगर समझेंगे कि वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी वक्त भी जो है ना वो कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका वो है
वो आर्टिकल 63A का है डिफेक्शन के हवाले से। डिफेक्शन के हवाले से उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफेक्शन के, मगर वो कॉन्सिक्वेंसेस कब होंगे? वो जब वो वोट कास्ट कर लेंगे, और वोट कास्ट कर लेंगे वो कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? फ़र्ज़ कर लीजिए कि सारा कुछ जो ना वो जो अगले 90 डेज़ या 120 डेज़ जितना हम प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद जो गवर्नमेंट चलेगी, तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि उस वक्त तक ये मैच्योर भी हो जाता है और फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो डिसीट भी हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये इस पर एग्री कर लिया हुआ है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई उनके मुकाबले यानी में कि नहीं आप ये आएगा, कह रहे हैं उसके सर बाद उनका नीम की वोट तरफ से भी कास्ट कोई हो मुकाबले जाएगा, में नहीं आएगा। वोट उनका काउंट हो जाएगा, उसके बाद अगर वो डिफेक्ट होते हैं तो वो आपको उसका नुकसान नहीं होगा, वोट उनका अट्रैक्ट कर जाएगा। वो भी एक उसका भी एक प्रोसेस है। स्पीकर रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस आएगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन बाकायदा जो ना वो उनको फ्री कैन को सुनेगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा फिर उसमें से फ्री कैन में से कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो वो आगे लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो 90 डेज से ज़्यादा का प्रोसेस है मेरा ख्याल है। ठीक, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो स्काइप पे। मैं बहुत शुक्रिया, आप भावलपुर में हैं इस वक्त। शाह साहब, अब जारी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आप भी कर रहे हैं, एक मार्च भी चल रहा है, ये इसी के हिसाब से मार्च हो रहा है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे? आज तो बिलावल साहब ने कह दिया 5 दिन का टाइम है, अब 5 दिन में आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो क्या 5 दिन में ही आप समझ रहे हैं या ये टेबल पहले हो जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी देखें, 5 दिन या कुछ दिन ज्यादा या उससे पहले, ये तो सब जो भी सरबराह हैं सब ने आपस में, लीडर साहिबान ने जैसे मशावरत आज भी हो रही है, कल भी मीटिंग है तो उसमें फैसला होगा। और ये जो आप बात कर रहे थे, मैं भी उतरा हूँ, जो ट्रक है चेयरमैन साहब का, सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा शोर था और स्काइप भी नहीं हो रहा था कनेक्ट, तो इसलिए भी मैं गाड़ी में बैठा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं और प्रोग्राम लोधरा में है। अच्छा, लोधरा में, ठीक। और बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे लोगों की। वो जो कराची से हजारों का मार्च शुरू हुआ था वो अभी आप देख सकते हैं, आपकी PSNGs भी हैं कि लाखों लोग अब इसमें शामिल हैं, किलोमीटरों में लाइन है गाड़ियों की। और जो बिल्कुल हम देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब भी जारी है दूसरी जानिब। जी बिल्कुल, तो ये सारे इश्यूज हैं और हम तो देखें 2-4 इश्यूज है ना। चेयर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते थे कि जी अगर 50 लोग भी मुझे कह दें हुकूमत छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। अब ये जो इतने बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं, और अब तो सिर्फ इस वक्त तो एक ही नारा आ रहा है, हम जो वसेब में हैं इस वक्त, कि वेलकम वेलकम बिलावल वेलकम और गो इमरान गो। यही नारे यहाँ पे लग रहे हैं और यही हर ज़दे आम है और ज़बान पे। अच्छा शाह जी, ये फरमाइएगा, शाह साहब फरमाइएगा, क्या इस बात पर कंसेंसस हो चुका है? क्योंकि पहले फर्क था, मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि फौरी इंतखाब हो, आप इस बात पर राजी नहीं थे, लेकिन क्या ये खबर दुरुस्त है कि अब कोई डेडलॉक नहीं है, अपोजिशन सारी एक पेज पर है? जी बिल्कुल, देखिए इस मौजूदा नाअहल वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सब एक हैं कि जिसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आम पाकिस्तानी परेशान, बाकी चीजें सब होंगी। ये जो डिफेक्शन क्लास है ये भी तब लागू होगी जब वो अपना काम कर चुके होंगे और इनसे छुटकारा हासिल हो चुका होगा। जब वजीर आजम साहब जाएंगे वो उनके बाद या उनसे पहले स्पीकर साहब भी जा सकते हैं और फिर उसमें काफी अरसा लगता है। और ये जो बात चल रही थी कि कुछ लोग बात कर रहे हैं टिकट्स के लिए, कुछ PMLN से, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कुछ मौलाना साहब से, कुछ दीगर लोगों से, तो वो यही एश्योरेंस मांग रहे हैं ना। ठीक है। और ये जो सब लोग इस वक्त सब फोकस किया हुआ है क्यू लीग पर, PMLQ और पाकिस्तान जरा इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें शाह साहब, सर इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें कि सर इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें कि क्या आप फौरी इंतखाबात पर मान गए हैं या मुस्लिम लीग नून को मनवा लिया है कि नहीं कुछ एक ये सिलसिला चलता रहे, कुछ तरामीम हो कानून के अंदर, फिर इलेक्शन हो? सर ये दोनों ऑप्शन ओपन है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इलेक्शन फौरी भी हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, जहाँ जो मुशावरत से बात तय होगी उस पर अमल होगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जब हमेशा जेर बहस लाया जाता है PMLQ को, MQM को या दीगर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में लोग हैं, तो वजह सिर्फ ये है कि अगर वो
कह देते हैं कि जी हम इनके साथ नहीं हैं, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सही है। और लेकिन बहुत सारे वो अरकान जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, दीगर इनमें हैं, वो लोग तो खुद नाला हैं। और जब हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आप कह रहे हैं, और ऐसी खबरें हैं भी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत अपनी जगह कॉन्फिडेंट है जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं साहब के पास और अपने दीगर मेहमानों से पूछेंगे। जाहिर बात है ऑपोजिशन इज ऑल गेयर्ड अप, लेकिन हुकूमत आज एज वी स्पीक आज भी कहती है कि ये आएंगे, ये कोशिश करके देख लें, हम जाने वाले नहीं हैं। जो बातें मुख्तदर हलकों के हवाले से कही जा रही हैं वो हुकूमत पर एक लेबल रहा है कि जी आप इसी वजह से मजबूत रहे हैं और आज आपकी मजबूती नहीं है, आपको वो सहूलत मुयसर नहीं है जो कि आपको पहले मुयसर थी। सो ये बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बहुत कुछ अरूज पर है, अपोजिशन की कोशिशें अरूज पर हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे, और रियाज फतेहाना साहब भी कह रहे हैं कि अगर कोशिश करके देख लें होगा कुछ भी नहीं। लेकिन रियाज फतेहाना साहब, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, अभी ये इजलास रिक्वेजिशन करने की ऑब्वियसली दरख्वास्त देगी अपोजिशन, तो आप मान जाएंगे फौरी तौर पर, या इस पर भी डिले किया जा सकता है स्पीकर की जानिब से? आपको पता है पहले भी आप कन्वीनियंटली एडजस्ट कर लेते हैं, जब को ऑर्डिनेंस लाना हो आगे पीछे कर लेते हैं इजलास को। तो अब जब अपोजिशन मांगेगी आपसे कि सेशन बुलाया जाए, तो आपने प्राइम मिनिस्टर का क्या मैसेज है कि ठीक है आने दें इन्हें? नहीं फ़ारूक साहब, देखें जो आर्टिकल 95 है, इसके तहत ये रिक्वेजिशन मूव कर सकते हैं जी जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असम्बली के जो 37 उसके तहत ही प्रोसीडिंग होगी जी। लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 95 जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल 63A भी पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिसके तहत तो जो ऐसा करेगा, अपनी पार्टी को डिच करेगा, अपनी पार्टी से बेवफाई करेगा, अपनी पार्टी को धोखा देगा, अपनी पार्टी के टिकट पे जीतने के बाद अगर किसी को इख्तलाफ है तो उसको मुस्तफ़ी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप एक पार्टी में रहते हुए उसके टिकट पे लड़ के अखलाकी तौर पर उसको बिट्रे नहीं कर सकते। असूल तो यही है, दुनिया रह जाएगी। बदकिस्मती के साथ सियासत के अंदर जो मोरालिटी है वो बड़े पीछे रह जाती है। मैं बताऊँ ना, तो आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ 3 वोट आगे पीछे हुए थे। जी जी, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उनके आज तक लोग नाम याद करते हैं। तो ये मौका नहीं है, जो भी ऐसा करेगा वो अपनी सियासी जो है क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाएगा। पहली लेकिन बात ये है ना फतेहाना साहब, जब वंस को ये करेगा तो वो फिर आपके साथ रहने का मुतमन्नी तो नहीं होगा। वो तो ये चाहेगा कि आपकी हुकूमत जाए और वो अगले सेटअप का हिस्सा। उन्होंने तो अगलों के साथ टिकट कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगी ना, उस पर अगली पार्टी डीसीटी होंगे, उस पर अगली पार्टी भी इतबार नहीं करेगी कि इसका क्या है, ये तो जिस वक्त चाहे तोड़ा जा सकता है। फतेहाना साहब, पाकिस्तान की सियासत तो भरी पड़ी है, लोग आज इधर कल किधर, आपकी जमात के अंदर बतेरे लोग, आपकी कैबिनेट के अंदर बतेरे लोग ऐसे बैठे हैं जो कल किसी और के साथ थे, आज आपके साथ। असेंबली टूटने के बाद जी सब आज़ाद हैं। बिल्कुल, जब तक असम्बली कायम है, आप किसी टिकट पर मुंतखब हुए हैं, तब तक आपको इखलाकी तौर पर उस पार्टी के साथ वाबस्ता रहना है। असम्बली टूट जाए, अगर कोई नाराज़ है, नहीं लेना चाहता, नहीं लेगा, नए लोग आ जाएंगे, इशू नहीं है, ये किसी और पार्टी में चला जाएगा। ठीक है। नंबर 2, अपोजिशन चाहती कि असल नुक्ता ये है, इसमें असल नुक्ता ये है कि इस असम्बली को तोड़ना चाहती है। जी जी, मतलब वो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना है मेन मकसद। अख्तियार सिर्फ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं भेजना, अपने अरकान असम्बली से भी जुल्म कर रहे हैं, जो अरकान असम्बली इनके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि इनका असल मकसद ये है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के अलावा असम्बली तोड़ कोई नहीं सकता, सदर के पास तो अख्तियार नहीं है। सही है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को सब्ज़ बाग बादामी बाग दिखू के बेवकूफ़ बना के हम कोई अदम एतमाद कर लें, और जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसने चंद दिनों बाद असम्बली तोड़ देनी है। सारे खालिस्तन आइनी और कानूनी तरीके से हम एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं। इनके लोगों को क्या फायदा होगा, वो तो रुल जाएंगे सारे। वो तो उनका कंसर्न है ना, वो तो उन्होंने पता लगे ना सर, इन्होंने की करना है। आपका तो लुटिया उन्होंने डुबो देनी है अगर तरीके से एतमाद कामयाब हो। जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाएगा, वो तो जाहिर बात है, वो तो किसी भी गिवन नंबर के ऊपर ही है ना। कोशिश करेंगे, हुकूमत भी अपनी जगह पे मौजूद है, काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक इनकी तादाद पूरी नहीं है, अगर कोई होगा भी तो ये अपने लोगों की भी फिक्र करें। अच्छा, मियां जावेद लतीफ़ साहब, वैसे आपकी जमात और आप सारे बसद एहतराम जमात की जानिब से भी बड़क लगाती रही, फलाना बंदा हमारे साथ है, फलाना। देखिए फतेहाना साहब और वो ग्रुप के हवाले से खबरें आ गई जी, इतने बंदे फैसलाबाद के जी वो बिल्कुल पीटीआई के खिलाफ है और वो अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते पीटीआई के टिकट पे। अभी फतेहाना साहब ने तो प्रिविलेज मोशन भी मूव की हुई है सहाफ़ी के खिलाफ और बड़ा कुछ कह रहे हैं। तो कहते हैं खाली नाम है,
वो कहते हैं अभी तो आपको अपने बंदों का नहीं पता उन्होंने आपके साथ क्या करना है, ए तुसी होमवर्क अगे भी तुहानू पता है हाथ हो जाता है, तो हाथ तो नहीं होगा आपके साथ इस दफा। हाँ, ये बात बड़ी अहम है कि हाथ ना हो। अब इससे पहले हाथ होता रहा है और हाथ सर पे भी होता है। अगर सर से हाथ हट जाए तो फिर यकीनी कामयाबी है। अब आप मेरे भाई हैं बड़े रियाज फतियाना साहब, इन्होंने फरमाया कि क्या अखलाकी जवाज़ रह जाएगा पीटीआई के उन मेंबरान के पास के जो वोट पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ देंगे। बिल्कुल। तो मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि वो मेंबरान क्या आज़ादाना तौर पर इस जमात में आए थे या लाए गए थे। और इसी तरह मैं ये बैठे हुए रियाज फतियाना साहब सर आज़ादाना तौर पर आए थे, इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे थे, पार्टी ने टिकट ऑफर किया, उन्होंने ले लिया और वो जीत गए माशाल्लाह। मैं इनका बड़ा क्योंकि एहतराम करता हूँ, इनकी बात रहने दे, मुझे जन्नत बात करने दे। ये लतीफ़ साहब मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। अच्छा, बस फिर तो मैच इसलिए वो तलक रहने दो, मुनीफ साहब वो तलक रहने दे। ठीक है सर। अच्छा, मैं इसी तरह जमात की बात करता हूँ। अब देखें, जमातें वही अवाम में काबिल कबूल होती हैं जो अवाम की आवाज़ बनती हैं। अब मुझे ये बताएं कि 4 सालों में पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी हुई है हर सेक्टर में, उसके बाद भी क्या गुंजाइश रह जाती है कि अखलाकी तौर पर जुड़े रहें हुकूमत वक्त के साथ और ना देखें रियासत जिस खतरे में पड़ गई है। एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये ज़रूर करना चाहता हूँ जी कि जो बात की जा रही है, रियाज फतियाना साहब ने फरमाया कि अदम एतमाद कामयाब होने से ये जुल्म करेंगे अपने अरकान असम्बली पर भी और पीटीआई के लोग जो हैं उन पर भी। मैं ये समझता हूँ कि अदम एतमाद की कामयाबी सिर्फ जो है वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकेगी। बिल्कुल ठीक है। वो आप आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे सर, यही तो सवाल है। मेरी अर्ज सुन लें, अर्ज करने दें। मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर सिर्फ अदम एतमाद करके इनकी हुकूमत को चलता करके नई हुकूमत जो है उसने साल सवा साल हुकूमत में रहना है तो वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगी जो मुनीब साहब आप सवाल कर रहे हैं मुझसे। असल चीज़ ये है कि अदम एतमाद करने के बाद, क्योंकि आईनी रास्ता यही है इनसे जान छुड़ाने का, जितनी देर तक नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, फ्रेश मैंडेट नहीं लेंगे, अदम एतमाद का सिर्फ फायदा अगर कामयाबी का होगा तो अशराफिया को होगा, नए इंतखाबात से फायदा होगा अवाम को। बिल्कुल ठीक है, ये अहम सवाल है अदारों को। बिल्कुल ठीक है। मैं नासिर हुसैन शाह साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब से यही सवाल उनके सामने हम रखेंगे जी ब्रेक के बाद, क्योंकि फौरी ऑप्शन, फौरी इंतखाबात क्या है किसी भी मसले का, या अगर यही कंटिन्यूटी रहती है, कोई नया वज़ीर आज़म रहता है, नई हुकूमत एक तश्कील दे दी जाती है, वो हुकूमत क्या कर लेगी आज के हालात के अंदर? क्या फ्रेश मैंडेट इज द आंसर? एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। निहायत मुख्तसर वक्त। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सर बहुत ब्रीफली बता दीजिएगा, क्या आपकी जमात और अपोजिशन ये समझ रही है कि फौरी इंतखाब एक हल है, या आप समझते हैं कि नहीं, कोई अब एक सेटअप बने, तरामीम आए कानून के अंदर और फिर इंतखाब हो? देखिए, बुनियादी इसके पीछे जो इस अदम एतमाद के पीछे जो सोच है वो ये है कि अवाम का वोट का हक जो कि चोरी हुआ था उनको अवाम को वापस किया जाए, और अवाम जो है ना अपने लिए फेयर और फ्री इलेक्शन में अपने लिए एक मुंतखब हुकूमत जो है वो मुंतखब करे जिसके पास इतना टाइम हो कि वो जो है लोगों के मसाइल हल कर सके। अगर ये अगर साल सवा साल और उसमें तो मसाइल हल नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि जब तक उनका ये हक वापस ना हो और लोग अपने लिए मुंतखब नुमाइंदे ना चुन पाएँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उस वक्त ये सारी एक्सरसाइज फजूल हो जाएगी। ठीक। नासिर हुसैन शाह साहब, सर फौरी इंतखाब आप चाह रहे हैं, समझते हैं वही मसले का हल है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी भी रहती है, आप अपोजिशन कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी, दे नहीं पाएगी अवाम को, यही हुकूमत कहती है कि नहीं, क्या आप कौन से जादू की छड़ी लेकर आएंगे? देखें, जादू की छड़ी तो नहीं होती, लेकिन पॉलिसीज होती हैं, बेहतर तरीक़ेकार होते हैं। क्या ये जो मौजूदा हुकूमत जो की, अब तो किसी वक्त बोल देते हैं कि वो चाहिए, तो वो जो
ये गंदम के लिए भी इनको वो चाहिए, दीगर चीजों के लिए भी। इनकी पॉलिसीज गलत है। असल मसला क्या है कि इस वक्त इनकी नाअहली जो है उसकी वजह से पाकिस्तानी परेशान है। अभी मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है रियाज फतेहाना साहब, वो कह रहे थे कि मॉरल और सारी चीजें, जब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि 50 लोग कह दें मैं हट जाऊंगा, जब उनकी अपनी मॉरल कहाँ गया? जब वो कहते थे कि कशकोल उठाऊंगा, IMF के पास जाऊंगा तो मैं खुदकशी कर लूंगा, वो मॉरल कहाँ गया? जब पाकिस्तान की बात आती है तो उस वक्त आम पाकिस्तानी के लिए ये जो इदारों की बात की जाती है कि जी वो ये कभी ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि वो जी उन पर हाथ रखें, वो कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाएं। और वो उनके लिए मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान सबसे अहम है। वो जब देखते हैं कि उनका कोई डाडला कोई लाया हुआ पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, गलत पॉलिसीज ला रहा है, तो न्यूट्रल तो उनको होना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। हो गया फतेहाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब। वक्त चल रहा है जी, एवरी सेकेंड एवरी मिनट काउंट्स। अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। होगा क्या ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सब अच्छा नहीं है इस्लामाबाद में, और शायद कहीं घबराहट है। प्रोग्राम देखा आपने, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।